और लास्ट में नहीं। एक बार ना इसका रिकॉर्डिंग भेजना, क्योंकि सब कुछ ना अच्छे से याद नहीं है, तो उसको करके देखना पड़ेगा ना, उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए इसके लिए। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आई गेस आज पीएम। तो आज हाँ, पॉसिबल हो पाएगा रिकॉर्डिंग? फिर एक बार करके देखेंगे तभी पता चलेगा मतलब क्या डाउट आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग हाँ ब्रो, नॉर्मल मिल आज जाएगी। वरना कल तक तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, थोड़ा नेट हाँ, का कल इशू तक है या तो कॉलेज में, इस वजह दोनों से नहीं हो दोनों पाती। वर्कशॉप्स की मिल जाएगी। हम्म। ओके ओके। हाँ। फिर लास्ट में हमने एक ये क्रिएट ट्रायंगल करके एक फंक्शन बनाया था। वीएओ क्या होते हैं, वीबीओ क्या होते हैं, इनके बारे में समझा था। और एक थोड़ा सा कोड लिखा था। इस कोड में कोई दिक्कत है अभी तक तो वो भी बता दो एक बार। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आगे एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, रेंडरिंग पाइपलाइन करके। उससे पहले तक यहाँ तक का सारा पार्ट क्लियर होना चाहिए। सो आई गेस क्लियर है। नहीं है तो एक बार वापस पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से बता दूंगा। लिख दो एक बार चैट बॉक्स पे, क्लियर है यहाँ तक। ओके। सो अब रेंडरिंग पाइपलाइन समझते हैं। रेंडरिंग पाइपलाइन पहले डेफिनेशन समझते हैं। रेंडरिंग पाइपलाइन क्या है? रेंडरिंग पाइपलाइन इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट OpenGL takes when rendering objects. Vertex, attribute and other data go through a sequence of steps to generate the final image on the screen. यूजुअली 9 स्टेप्स होते हैं पाइपलाइन में, जिसमें से बहुत सारे तुम्हारा जीपीयू खुद से करता है, जिन्हें तुम चेंज नहीं कर सकते। वो जैसा तुम्हारा जीपीयू मैन्युफैक्चरर ने सेट कर रखा है वैसे ही वो होंगे। कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम प्रोग्राम करते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। सो उस जो स्टेप्स होते हैं उन्हें बोलते हैं शेडर्स। पहले एक बार पाइपलाइन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद शेडर्स और ये जेएलएसएल क्या है, और बाकी ये वर्टेक्स शेडर क्या होते हैं, फ्रेगमेंट शेडर क्या होते हैं, इनके बारे में समझ लेंगे अच्छे से। ये पूरे 9 स्टेप्स की एक लिस्ट है। ये सीक्वेंस में होते हैं। होता क्या है, जो हमने यहाँ पे वर्टिसेस एरे बनाया है, ये जो पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स 9 प्रोसेसेस के थ्रू पास होंगे। उसके बाद तुम्हारा एक ट्रायंगल डिस्प्ले होगा, रेंडर होगा स्क्रीन पे। पहला जो स्टेप होता है वर्टेक्स स्पेसिफिकेशन। जो अभी तक पहला स्टेप हमने किया है वो वर्टेक्स स्पेसिफाई की है। ये जो स्टेप्स था, यहाँ पे एक एरे बनाया, वर्टेक्सेस को स्पेसिफाई किया और उसको वीएओ और वीबीओ के फॉर्म में हमने लिंक किया। सेकंड स्टेप होता है वर्टेक्स शेडर। उसके बाद आता है टेसेलेशन, ज्योमेट्री शेडर। उसके बाद ये जो तुम्हारे डार्क ग्रीन में दे रखे हैं, ये वाले प्रोसेसेस तुम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ग्राफिक कार्ड तुम्हारा खुद करता है। वर्टेक्स पोस्ट प्रोसेसिंग, प्रिमिटिव असेंबली और रेस्टराइजेशन, फ्रैगमेंट शेडर और पर सैंपल ऑपरेशन। फ्रैगमेंट शेडर, ज्योमेट्री शेडर, टेसेलेशन शेडर, वर्टेक्स शेडर हम प्रोग्राम करते हैं। एक बार थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। वर्टेक्स स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, हम वर्टेक्सेस की लिस्ट बनाते हैं, उनको डिफाइन करते हैं प्रिमिटिव्स को, जैसे हमने यहाँ पे किया। अभी हमने एक वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए हैं यहाँ पे। सेकंड होता है वर्टेक्स शेडर। वर्टेक्स शेडर क्या करता है, जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्पेसिफाई कर दिए, उसके बाद वो वर्टेक्स शेडर से पास होते हैं। वर्टेक्स शेडर जो तुम्हारी वर्टिसेस होती है उनको मॉडिफाई करता है। जो तुम्हारा ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन होता है किसी भी मॉडल पे, वो तुम्हारा वर्टेक्स शेडर संभालता है। अल्टीमेट गोल ऑफ वर्टेक्स शेडर इज टू कैलकुलेट फाइनल वर्टेक्स पोजीशन ऑफ ईच वर्टेक्स। वर्टेक्स शेडर आर एग्जीक्यूटेड वन फॉर एवरी वर्टेक्स। अगर तुम्हारा एक मॉडल है जिसमें मिलियंस ऑफ वर्टिसेस हैं, तो वर्टेक्स शेडर हर वर्टेक्स के लिए एग्जीक्यूट होता है। तो अभी ट्राइंगल के केस में 3 बार एग्जीक्यूट होगा। आगे अभी हम वर्टेक्स शेडर को कोड भी करेंगे, सो और उसके बारे में जब जानेंगे। उसके बाद टेसलेशन शेडर होता है, ज्योमेट्री शेडर होता है। ये अभी हमारे मतलब के नहीं है। ये जब हम हाई लेवल ग्राफिक्स रेंडरिंग करते हैं, जैसे वाटर सिमुलेशन हो गया, ये सब हो गया, क्लाउड सिमुलेशन, उसमें ज्योमेट्री शेडर और टेसलेशन शेडर का यूज होता है। उसके बाद आती है वर्टेक्स पोस्ट प्रोसेसिंग, प्रिमिटिव असेंबली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेस्टराइजेशन। रेस्टराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझाता हूँ पहले ये क्या होता है।
ये समझ लो ये तुम्हारी स्क्रीन है, जो स्क्रीन यहाँ पे हमने बनाई थी विंडो, ये स्क्रीन है। स्क्रीन के अंदर क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं स्क्वायर के फॉर्म से। जो भी तुम्हारी जिस स्क्रीन पे भी तुम ये वर्कशॉप देख रहे होगे, उस स्क्रीन में भी तुम्हारे छोटे छोटे स्क्वायर्स के फॉर्म में पिक्सल्स होते हैं। अगर फुल एचडी स्क्रीन है तो 1920 इंटू 1080, इतने मतलब ये आसपास 1 मिलियन से ऊपर वैल्यू होती है, इतने छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। ये पिक्सल लिट होते हैं, उससे तुम्हारी जो इमेज होती है वो डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे। तो रेस्टराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जो जैसे ये स्क्रीन है, इस पे मुझे ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के लिए मैं कौन-कौन से पिक्सेल्स को लिट करूँगा जिससे ट्रायंगल शेप बनेगी। तो होता क्या है, जैसे हमने 3 पॉइंट डिफाइन किए थे यहाँ पे। पहला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनको आपस में जॉइन कर लिया। अब ये जो लाइन हो रही है, जिस भी पिक्सेल से पास हो रही है, वो पिक्सेल को हमें लिट करना है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे और पिक्सेल बेसिकली क्या है, पूरा पिक्सेल लिट होएगा। अगर ये लाइन पिक्सेल्स के हाफ से इस तरफ है, जब भी पूरा पिक्सेल लिट होएगा। अगर ये एकदम ही यहाँ पे, तो ये तुम्हारा ग्राफिक कार्ड के ऊपर होता है, तो वो उसको कैसे जज करेगा। जैसे यहाँ पे इसको लिट नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है, तो ऐसे होता है ये पूरा। ग्राफिक कार्ड बेसिकली यही काम करता है। अब जैसे तुम्हारी ये एक इमेज वो हो गई रेडी। इसको दूर से देखेंगे तो हाँ, एक लगभग ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। और ये जो तुम्हारे स्क्वायर्स बन रहे हैं, जो बाहर जो रफ एजेस आ रही है, इस चीज को बोलते हैं अलाइजिंग। जो तुमने वर्ड सुना होगा एंटी अलाइजिंग गेम्स की सेटिंग्स में, ये इसी चीज को कहते हैं। इसको स्मूथन करने के लिए एंटी अलाइजिंग होती है। सो रेस्टराइजेशन समझ में आगे होगा आई गेस, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स की। अगर नहीं आया तो एक बार पूछ लो। वो अलाइजिंग वाला रिपीट कर दीजिए। अच्छा, अब इसमें तुम देख रहे होगे कि ये ट्रायंगल लग नहीं रहा। ये सारे पिक्सल्स को मिला के ट्रायंगल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। क्योंकि होता क्या है, पूरा पिक्सल लिट होएगा या पूरा पिक्सल ऑफ होएगा, यही होता है। एंटी अलाइजिंग में क्या होता है, जो एडजेसेंट पिक्सल्स होते हैं, उनको भी हल्के से कलर से लिट किया जाता है अकॉर्डिंग, जिससे कि जो पूरा तुम्हारी शेप है वो थोड़ी स्मूथन हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं लाइट शेड कर दूंगा तो और उसको थोड़ा तुम दूर से देखोगे तो वो थोड़ा ट्रायंगल जैसा ही लगेगा। इस चीज को एंटी अलाइजिंग बोलते हैं। ओके। हम्म। और जो लास्ट चीज है वो है फ्रैगमेंट शेडर। फ्रैगमेंट शेडर क्या करता है, ये जो रेस्टराइजेशन प्रोसेस होता है, इसके बाद ये सारे जो फ्रैगमेंट बने, इन फ्रैगमेंट का जो कलर होता है उसको चेंज करने के काम आता है। अगर मैं चाहता हूँ येलो की जगह ग्रीन हो जाए, रेड हो जाए, कोई इसमें टेक्सचर ऐड करना है मुझे, तो वो सारा फ्रैगमेंट शेडर का पार्ट होता है, वो आफ्टर रेस्टराइजेशन होता है। सो रेंडरिंग पाइपलाइन जो टर्मिनोलॉजी थी वो आई गेस समझ में आ गई होगी। अभी के लिए हमने जो बेसिक बेसिक स्टेप्स थे इसके वही समझे। बाकी जो स्टेप्स थे, जो जैसे जब हम कोड करेंगे वर्टेक्स शेडर, फ्रैगमेंट शेडर, तो और समझ लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। ओके। सो नेक्स्ट चीज है, वो है वर्टेक्स शेडर को कोड करना। उस अब एक सेकेंड, अब वर्टेक्स शेडर को कोड करने से मतलब क्या है, हमें एक नई कोडिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जो शेडर्स होते हैं उनकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, जिसको हम कहते हैं GLSL, ओपन जीएल शेडिंग लैंग्वेज। ओपन जीएल शेडिंग लैंग्वेज इज अ हाई लेवल शेडिंग लैंग्वेज, इट सिंटैक्स बेस्ड ऑन सी प्रोग्रामिंग। सी से रिलेटेड ही होती है, एकदम सी से मिलती जुलती होती है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ, कुछ वेरिएबल्स और कुछ डेटा टाइप्स नए होते हैं इसमें, जो बहुत ईजी होते हैं समझने में, ऐसा कुछ नहीं है। जो शेडर होता है वो स्टार्टिंग में जैसे नॉर्मली इंक्लूड करते हैं कुछ शेडर में, हम वर्जन बताते हैं कि हम GLSL का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं। और ईच शेडर की एंट्री पॉइंट, जैसे इंट मेन फंक्शन होता है सी और सी प्लस प्लस में,
सेम इसी में भी एक वॉइड मेन फंक्शन होता है, जहाँ से जो एंट्री पॉइंट होता है शेडर्स का। अभी कोड करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वर्टेक्स शेडर कोड करते हैं। वर्टेक्स शेडर इज अ प्रोग्रामेबल शेडर स्टेज इन रेंडरिंग पाइपलाइन व्हिच हैंडल्स द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल वर्टिसेस। अब जो हमने यहाँ पे वर्टेक्स का डेटा लिया है, ये पास होएगा तुम्हारे वर्टेक्स शेडर से, उसके बाद जाएगा फ्रैगमेंट शेडर पे और फाइनली रेंडर इमेज दिखेगी। वर्टेक्स जितने भी शेडर्स होते हैं वो बेसिकली तुम्हारे जीपीयू के अंदर होते हैं। ये जो पीस ऑफ कोड है वो तुम्हारा जीपीयू का जो प्रोसेसर होता है, जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर रन होता है, ना कि सीपीयू के अंदर। तो तुम्हारा जीपीयू जितना ज्यादा पावरफुल होएगा, उतने ज्यादा कैलकुलेशन हो पाएंगे पर सेकंड, और उतना अच्छा स्मूथन तुम्हारा गेम चलेगा। शेडर बनाने के लिए आप सबसे पहले सोर्स फाइल पे क्लिक करना है, ऐड न्यू आइटम। अब तुम कोई सी भी फाइल यूज कर सकते हो, जो कि इतना डिपेंड नहीं करता। हम बेसिकली एक सिंपल से टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, नाम देते हैं शेडर डॉट वर्ट, VERT, जो इसका एक्सटेंशन है। ये तुम्हारा वर्टेक्स शेडर हो गया। एक और शेडर बना लेते हैं, शेडर डॉट फ्रैग। ये तुम्हारा फ्रैगमेंट शेडर हो गया। सबसे पहले हमें जो GLSL का वर्जन है, सेम एग्जैक्टली सेम होता है जो तुम्हारा ओपन GL का वर्जन होता है। यहाँ पे जो हमने 4.6 डिफाइन किया था, सेम वर्टेक्स शेडर में भी हम डिफाइन करेंगे ऐसे, एक्सट्रैक्ट वर्जन 460, 4.60 इसका मतलब होता है बेसिकली। सेकंड चीज, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लाइन लिखने वाले हैं, लेआउट पैरेंथेसिस लोकेशन इज इक्वल टू 0 इन vec3 पोजीशन। इस चीज को समझते हैं पहले। लेआउट लोकेशन 0, अभी मैं जब तुम्हें यहाँ पे कोड लिखूंगा एक, उसके बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिखा है। बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था एक VAO में बहुत सारे मल्टीपल VBOs होते हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ सिंगल VBO यूज कर रहे हैं, तो उस VBO जो मेमोरी बफर होता है उसकी लोकेशन बतानी पड़ती है हमें, कि हम कौन सी लोकेशन यूज कर रहे हैं। उस लोकेशन को हम यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे उसको बताते कि इस पर्टिकुलर लोकेशन वाले VBO में पोजीशन जा रही है हमारी, जो हमारे कोऑर्डिनेट है। इनका मतलब होता है ये जो वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप है। ये तुम्हारा नेम हो गया, और ये इन आउट तुम्हारा स्पेसिफायर है कि वेरिएबल तुम इन ले रहे हो या आउट आउट मतलब लाइक आउटपुट कर रहे हो वेरिएबल को। आउटपुट क्या होता है, जैसे शेडर जो रेडलिंग पाइपलाइन में मैंने बताया था, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ये जो पकड़ तुम सबसे सेकंड ईयर। पहला होता है जो वर्टेक्स शेडर वाला होता है, उसका जो कुछ वेरिएबल्स हैं जो तुम दूसरे शेडर में पास करना चाहोगे, आगे जो शेडर्स होते हैं, तो उसके लिए तुम उसको आउट करोगे। अभी जब जैसे हम फ्रैगमेंट शेडर का कोड लिखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम एक वेरिएबल को आउटपुट कर रहे होंगे, आगे बढ़ा रहे होंगे, तो उसमें आगे समझेंगे। नेक्स्ट चीज है हमारा वॉइड मेन फंक्शन, एकदम सी के जैसा ही है, ज्यादा कुछ ऐसे खास चीज नहीं है। GLSL सिंपल होती है। इसमें लिखना है GL पोजीशन इज इक्वल्स टू vec4। इसमें तुम डालोगे पोजीशन डॉट एक्स, पोजीशन डॉट वाई, कॉमा पोजीशन डॉट जेड, और एक लास्ट आर्ग्यूमेंट जिसको W आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, उसके बारे में बता दूंगा क्या होता है, ये डालेंगे। इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा GL पोजीशन है, ये एक वेरिएबल है। जो तुम्हारी पोजीशन इस एरे से आ रही है, जो सिंगल सिंगल जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, वो एक GL पोजीशन में जाएंगे, जिससे कि एक वर्टेक्स का डेटा स्टोर होएगा ओपन GL के अंदर, और आगे कैलकुलेशन के अंदर पास होएगा।
तो ये जो लास्ट चीज लिखी है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा क्या किया है। एक वेक्टर 3 को हमने वेक्टर 4 में कन्वर्ट किया है। पहले 3 जो आर्ग्यूमेंट्स है उसमें हमने पोजीशन की जो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट पास किए हैं। जो लास्ट कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं होमोजेनियस वर्टेक्स कोऑर्डिनेट। इसको आगे समझेंगे जब 3D ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जब इसका काम आता है। अभी इसका इतना कुछ काम नहीं है। सो वर्टेक्स शेडर में इतना ही था कोड। सेकंड फ्रैगमेंट शेडर, सेम चीज, पहली लाइन वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा, वर्जन 460। फ्रैगमेंट शेडर क्या करता है अभी बताया था, कि जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उसके कलर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हम एक आउटपुट वेरिएबल बनाएंगे, आउटपुट वैक 4 करके, उसको दे देते हैं नाम फ्रैग कलर। और इसमें इसकी आरजीबी और अल्फा वैल्यू डाल देते हैं। जो लास्ट वैल्यू होती है उसको अल्फा होती है, जो मैंने बताया था कल, ट्रांसपेरेंसी से। हमें एक वेक्टर 4 बनाना है और जो हमारा ट्राइंगल होएगा उस ट्राइंगल का कलर क्या होएगा फाइनली वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अभी के लिए मैं उसको व्हाइट कर देता हूँ, बाकी आगे हम उसको चेंज कर लेंगे। ये फ्रैगमेंट, ये वर्टेक्स शेडर का कोड हो गया, ये फ्रैगमेंट शेडर का कोड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कुछ पार्ट समझ में नहीं आया हो? आगे जैसे हम एक बार रन करेंगे प्रोग्राम, थोड़ी वैल्यूज को ट्वीक करेंगे, चेंज करेंगे, तो तुम्हें खुद समझ में आएगा कि ये शेडर्स कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार चैट बॉक्स में लिखते हैं यहाँ तक क्लियर है तो। ओके, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने एक वर्टेक्स शेडर बनाया था। मैंने बताया था VAO क्या होता है, वर्टेक्स एरे ऑब्जेक्ट। ये वर्टिसेस के डेटा का फॉर्मेट को डिफाइन करता है, जिसको हम शेडर्स के अंदर पास करते हैं। अब उस फॉर्मेट को हम डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता है, GL वर्टेक्स एट्रीब्यूट पॉइंटर। इसके अंदर हम जो VAO है उसका फॉर्मेट डिफाइन करेंगे। सबसे पहले डालेंगे लेआउट लोकेशन। अभी हमने यहाँ पे 0 सेट किया है, इसको यहाँ पे 0 कर देंगे। सेकंड चीज होगी साइज। साइज बेसिकली बताता है कि अ, जो तुम्हारे एक वर्टेक्स होगी, एक वर्टेक्स होगी, उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स हैं। तो 3 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे 3 बताएंगे। उसके बाद आता है टाइप। यहाँ पे टाइप है GL फ्लोट, तो यहाँ पे GL फ्लोट लिख देंगे। नेक्स्ट चीज होती है नॉर्मलाइजेशन। ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझने के लिए, तो इसको फॉल्स सेट कर देते हैं। उसके बाद आता है स्ट्राइड और एक कांस्टेंट वॉइड पॉइंटर, जिसको ऑफसेट बोलते हैं। स्ट्राइड में मैं समझा देता हूँ क्या होता है, और ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, अभी अभी के लिए मैंने 0 0 सेट किया, बाकी ये होता क्या है मैं समझाता हूँ। स्ट्राइड क्या होता है, अगर मैं इसी में ही आगे और वैल्यूज डालू, मान लो मैंने अगले 3 वैल्यूज, ये मैंने इस पर्टिकुलर वर्टेक्स का कलर डिफाइन कर दिया RGB वैल्यूज से। तो अगर ऐसे में हर वर्टेक्स के लिए करूंगा, दो चीजें होती है, या तो तुम मल्टीपल VBOs बना लो, या फिर एक ही VBO के अंदर तुम सारा डेटा भर दो। अगर एक ही VBO का यूज कर रहे हो और सारा डेटा, जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, टेक्सचर कोऑर्डिनेट हो गए, कलर हो गया, तो उसके लिए तुम्हारी स्ट्राइड का यूज होता है। उसमें तुम्हें बताना पड़ता है कि पहले 3 वैल्यूज ये हैं, उसके बाद की वैल्यूज ये हैं। अभी के लिए हम
सिर्फ एक ही वीबीओ का यूज कर रहे हैं तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। और जो लास्ट आर्गुमेंट था इसको ऑफसेट बोलते हैं, ये भी जीरो सेट किया है। इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारा वर्टेक्स एरे बहुत ज्यादा लार्ज है, इसमें मिलियंस ऑफ वर्टेसेस हैं, और तुम कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को ही ड्रॉ करना चाह रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि 1 लाख से 5 लाख तक की सारी वर्टेसेस ड्रॉ हो जाएं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑफसेट डालना पड़ता है। अभी के लिए जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि हम पूरा स्टार्टिंग से करना चाहते हैं। उसके बाद ये जो हमने फॉर्मेट डिफाइन किया है और यहाँ पे जो हमने लेआउट डिफाइन किया है, इसको लिंक करेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा कोड लिखना पड़ता है, जीएल इनेबल वर्टेक्स एट्रीब्यूट एरे। यहाँ का जीरो और ये जीरो, ये आपस में मैप्ड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं, यहाँ पे 1 कर दूं और यहाँ पे 1 कर दूं, तो ये भी चलेगा। ये बेसिकली हम हमारे जो मेमोरी बफर्स होते हैं उनके आईडीज है। तो मैं जीरो बफर पे पोजीशन डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे हर जगह जीरो सेट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं एक और वीपीओ बनाता हूँ तो उसमें मैं अगर जीरो सेट कर दूंगा तो वो ओवरराइट हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे दूसरा बफर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एक वापस से मैं बता देता हूँ कोड, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कलर, अगर मैं कलर इनपुट ले रहा हूँ तो। और उसके लिए दूसरा वीपीओ बनाऊंगा, उसमें मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 डाल दूंगा। सिंपल। अभी सिंगल वीपीओ यूज कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है, जीरो जीरो डाल सकते हैं। अब जो हमने पहली स्टेज थी रेंडरिंग पाइपलाइन की, वर्टेक्स स्पेसिफिकेशन, उसको कंप्लीट कर लिया है। वर्टेक्स एरे बनाया था, यहाँ पे उसको पूरे को स्पेसिफाई कर लिया है और 2 शेडर्स बना लिए। यहाँ पे जो हमने बाइंड किए थे इसको एक बार अनबाइंड भी करेंगे। आगे दिक्कत क्या आती है, अगर हम और मल्टीपल वीएओस बना रहे हैं तो पहले जो वीएओ तुम यूज कर रहे हो उसको अनबाइंड करो, उसके बाद नया वीएओ बनाओ। तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, इस वजह से हम यहाँ पे जो वीएओ बनाए उसको अनबाइंड करेंगे। जीएल बाइंड वर्टेक्स एरे, और इसको कर देंगे जीरो। इसको जीरो कर देंगे तो अनबाइंड हो जाएगा। यहाँ तक एक बार रन करके देख लेते हैं कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये सारी चीजें सही से चल रही है। नेक्स्ट, अब जो हमने शेडर्स बनाए थे, इस शेडर्स को हमें एक शेडर प्रोग्राम से लिंक करना होता है। शेडर प्रोग्राम क्या होता है, एक शेडर प्रोग्राम होता है जिसमें बहुत सारे शेडर्स होते हैं। एक शेडर प्रोग्राम के थ्रू ही सारी जो वर्टेक्स डेटा होता है वो पास होता है, और फिर वो सारे शेडर्स के थ्रू पास होता है। शेडर प्रोग्राम के लाइक एक अगर तुम्हारा गेम है, उसमें एक सीन है, उसमें हो सकता है तुम्हारा वाटर एक दूसरे शेडर प्रोग्राम के थ्रू रेंडर हो रहा हो, तुम्हारी ट्रीज दूसरे शेडर प्रोग्राम के थ्रू रेंडर हो रहे हो, तुम्हारी कार दूसरे शेडर प्रोग्राम के थ्रू रेंडर हो रही हो। तो ऐसे बहुत सारे शेडर प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि हर शेडर का काम अलग अलग होता है तुम्हारे ग्राफिक सीन में। तो सिंपली अभी हम एक सिंपल ट्रायंगल रेंडर कर रहे हैं, हम एक सिंपल सा एक शेडर प्रोग्राम बनाएंगे। उस शेडर प्रोग्राम से हम हमारे जो 2 शेडर्स हैं, फ्रैगमेंट शेडर और वर्टेक्स शेडर, उन दोनों के लिंक करेंगे। सेम जैसे हमने यहाँ पे आईडीज बनाई थी, शेडर प्रोग्राम की भी एक आईडी होती है, जीएल इवेंट शेडर प्रोग्राम आईडी। यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे, void create and link shader।
इसमें हम इसी शेडर आईडी को पास करेंगे एज अ रेफरेंस। नेक्स्ट ये जो हमारी दो शेडर्स बनाए, इनकी फाइल लोकेशन सेंड करेंगे। इनकी फाइल लोकेशन से इन शेडर्स का डेटा हम लेंगे, उसे एक कैरेक्टर एरे में स्टोर कराएंगे। उसके बाद उस जो कैरेक्टर एरे में जो इसका कोड है उसको एक बार कंपाइल करेंगे, उसके बाद उसको शेडर प्रोग्राम से लिंक करेंगे। उसके बाद उस शेडर प्रोग्राम को यूज करेंगे, उसके बाद रेंडरिंग करेंगे, उसको बाद तुम्हारी जो इमेज होगी वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे। तो ये सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है। अभी कोड लिखते लिखते मैं सारी चीजें समझा दूंगा। सबसे पहले हम एक फंक्शन बना रहे हैं क्रिएट एंड लिंक शेडर करके। जो शेडर्स बनाए उसे हमें एक शेडर प्रोग्राम से लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक दो स्ट्रिंग्स लूंगा, वर्टेक्स शेडर लोकेशन, सेकंड हो जाएगी फ्रैगमेंट शेडर लोकेशन। अब जो तुम्हारे दो शेडर्स हैं, इन दो शेडर्स की भी आईडीज होती है। अभी सिर्फ हमने एक दो टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है जिसमें हमने शेडर्स बनाए। एक्चुअली में ओपनजेएल को बताना होगा कि हमें ये पर्टिकुलर शेडर्स को यूज कर रहे हैं, तो हर शेडर के लिए उसकी आईडी एसोसिएट होती है। वो आईडी हमें क्रिएट करनी पड़ती है, इसलिए हम पहले दो वेरिएबल्स बनाएंगे। जैसे शेडर प्रोग्राम के लिए बनाया था, दो शेडर्स के लिए भी हम सेम जीएल इवेंट करके एक जो डेटा टाइप है उसमें बना लेते हैं दो वेरिएबल, वी शेडर वर्टेक्स शेडर आईडी कॉमा फ्रैगमेंट शेडर आईडी। इन आईडीज को कैसे क्रिएट करते हैं मैं बताता हूँ। वर्टेक्स शेडर आईडी इज इक्वल्स टू जीएल क्रिएट शेडर। इसके अंदर बताना होगा कि कौन सा शेडर बना रहे हैं हम अभी। जो वी शेडर आईडी है वो क्या है, वर्टेक्स शेडर आईडी। तो वर्टेक्स शेडर, और दूसरा जो होगा एफ शेडर आईडी, यहाँ पे लिख देंगे फ्रैगमेंट शेडर। यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया था, उसमें एक शेडर प्रोग्राम आईडी ले रहे, दो तुम्हारे वर्टेक्स शेडर्स की लोकेशन ले रहे। उसके बाद सेम ओपनजेएल में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड उनकी एक आईडी डिफाइंड होती है जिसका यूज होता है उनको यूज करने के लिए। आगे जब भी एज अ रेफरेंस उनकी आईडी पास होती है जब भी उनको यूज करना होता है। तो हमने दो शेडर्स क्रिएट किए हैं। इससे होता क्या है, तुम्हारे ग्राफिक कार्ड की मेमोरी में शेडर्स के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। वहां पे तुम्हारा शेडर रन होते हैं, उसको उसके लिए मेमोरी एलोकेट करने के लिए यहाँ पे शेडर्स को क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज करनी है, अभी जो फाइल्स हमने ली है इसका कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है और उसे कैरेक्टर एरे में डालना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपली जो सी प्लस प्लस का फाइल सिस्टम होता है उसको यूज करेंगे। उसके लिए एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं पहले, एफ स्ट्रीम। मैं दो वेरिएबल्स बना रहा हूँ, वर्टेक्स शेडर सोर्स, फ्रैगमेंट शेडर सोर्स। एक प्राइमरी वेरिएबल और एक फाइल सिस्टम का ऑब्जेक्ट, एफ स्ट्रीम फाइल। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम वर्टेक्स शेडर की फाइल को ओपन करेंगे। फाइल डॉट ओपन जो फंक्शन होता है, आई गेस ये सबने सैम वन के लास्ट में पढ़ा होगा, जो फाइल सिस्टम होता है उसमें कि हम सी में और सी प्लस उसमें फाइल्स को कैसे रीड राइट करते हैं।
यहाँ पे लोकेशन डालनी, वर्टेक्स शेडर लोकेशन, कॉमा, हम इस फाइल को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वो डिफाइन करना होता है। इसको रीड करें तो यहाँ पे लिख देंगे, ये यहाँ पे फाइल ओपन हो गई है। इसके बाद फाइल डॉट इज ओपन, ये सिंपल सा चेक लगाइए, अगर फाइल का एक्सटेंशन तुमने गलत डाला है या फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा और तुम्हारा कोड बाहर आ जाएगा। तो एक सिंपल सा चेक लगाए, इसके अंदर एक वाइल लूप बनाएंगे, वाइल गेट लाइन, यहाँ पे क्या किया है, जो तुम्हारी लाइन, ये जो कोड है लाइन बाय लाइन स्कैन होएगा, टाइम वेरिएबल के अंदर स्टोर होएगा, और एक जो हमने स्ट्रिंग बनाई है उसके अंदर ऐड होता रहेगा, लास्ट में जो नेक्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर वो ऐड किया। ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद फाइल को क्लोज कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, कैरेक्टर एरे बनाना है। कैरेक्टर एरे जो कि कांस्टेंट होएगा, जिसका टाइप होएगा जीएल कैरेक्टर। इसको मैं नाम दे दूंगा सोर्स, वी सोर्स, क्योंकि ओपन जीएल बेसिकली सी में काम करता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी ये बेसिकली सी प्लस प्लस का पार्ट है। इसे ये बेसिकली एक लाइक क्लास है, हमें इसे जो सिंपल डेटा टाइप होता है कैरेक्टर एरे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा फंक्शन होता है जो मैंने अभी वो बनाया था, वर्टेक्स शेडर सोर्स, इसमें डॉट सी एस टी आर। इससे क्या होगा, ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था ये कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद फाइनली जो हमारा पूरा शेडर का डेटा था, कोड था, वो इस यहाँ पे एरे में आ चुका है। इसको हम अब कंपाइलेशन के लिए भेजेंगे, जीएल शेडर सोर्स, यहाँ पे सोर्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले सोर्स कौन से शेडर का है उसकी आईडी डालेंगे, ये वर्टेक्स शेडर का है तो वी शेडर आईडी। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो बताता है काउंट, मतलब कितनी स्ट्रिंग है। अभी बेसिकली सिंगल स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पे 1 उसको पास कर देंगे, और लास्ट आर्गुमेंट इतना यूजफुल नहीं है तो उसको लॉन्च कर देंगे। इसके बाद जीएल कंपाइल शेडर और ये आईडी पास कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली किया क्या, मैंने बताया था कि आईडीज क्यों क्रिएट करते हैं। आईडीज की मदद से ही लाइक जो ओपन जेल होता है उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स काम में लेते हैं। इस आईडी में हमने सोर्स को ऐड किया, उसके बाद इस आईडी में जो वर्टेक्स जो शेडर है हमारा उसको कंपाइल कर लिया। ऐसा ही हम फ्रैगमेंट शेडर के लिए भी करेंगे। तो सिंपल इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे जो हमारा टाइम वेरिएबल था उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं वरना ओवरराइटिंग हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी जगह वी लिखा है उसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा फ्रैगमेंट शेडर का कोड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि ये तो सिंपली हमने एक टेक्स्ट फाइल को एक लाइक एक्सट्रैक्ट करके एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया। उसके बाद बेसिकली 2 ये कमांड लिखे हैं जिसकी मदद से जो हमने शेडर लिखा है वो एक्चुअली कंपाइल होता है रन टाइम में। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार बता दो। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में क्लियर लिख दो।
ओके, बाकी किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, या सिर्फ मानस को ही क्लियर है? जो भी डाउट हो पूछ लो आराम से, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी छोटा सा ब्रेक ले लेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, तो आई गेस सबको क्लियर है। वापस अभी लाइक थोड़ा सा पार्ट बचा है, उसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। वहां तक तुम एक बार अच्छे से समझना वापस से। अब किया क्या है अभी तक, दो शेडर बनाए थे हमने, उनको एक्सट्रैक्ट किया और उनको कंपाइल कर दिया। इसके बाद हम अब बनाएंगे शेडर प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए हमने जो यहाँ पे आईडी ली थी, उस आईडी को क्रिएट करेंगे सेम, जैसे यहाँ पे जो कोड लिखा था क्रिएट शेडर करके, ऐसे ही कोड होता है जीएल क्रिएट प्रोग्राम। तो जो आईडी है इज इक्वल्स टू जीएल क्रिएट प्रोग्राम। इससे क्या होगा, एक प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा, प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, उसकी एक आईडी मिल जाएगी हमें यहाँ पे। इस प्रोग्राम में अब जो दो शेडर्स थे हमारे, उनको पहले हमने कंपाइल कर लिया, उनको अटैच करेंगे अब। तो जीएल अटैच शेडर, और यहाँ पे लिख देंगे पहला वर्टेक्स शेडर आईडी। अब इस जीएल अब जो ये जो प्रोग्राम था हमारा, जो हमने बनाया यहाँ पे शेडर प्रोग्राम, इससे हमने अभी हमारा वर्टेक्स शेडर को अटैच कर लिया। सेकंड फ्रैगमेंट शेडर, तो इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्टेक्स शेडर ऐड हो चुका, इसी सेम आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्टेक्स फ्रैगमेंट शेडर ऐड। जितने भी शेडर्स तुम्हें ऐड करने, इस इस बीच करने होते हैं, सबसे पहले उन शेडर्स को, उन शेडर के जो सोर्स होता है उनको ऐड करना होता है, फिर उन्हें कंपाइल करना होता है, उसके बाद आईडी क्रिएट करनी है प्रोग्राम की, उसके बाद जितने भी शेडर्स हैं उन्हें ऐड करना है। एक बार तुमने जितने भी शेडर्स ऐड करने हैं वो ऐड कर लिए, उसके बाद तुम्हें उस प्रोग्राम को एक फाइनली लिंक करना होता है। उसके लिए तुम्हें फंक्शन लिखना है जीएल लिंक प्रोग्राम, बस यहाँ पे आईडी पास कर दो, सिंपल। यहाँ पे अगर तुम्हें और शेडर ऐड करने, जैसे आगे ज्योमेट्री शेडर आता है, टेसिलेशन शेडर आता है, या एक ही प्रोग्राम में तुम्हें मल्टीपल फ्रैगमेंट शेडर ऐड करने, मल्टीपल वर्टेक्स शेडर ऐड करने, वो तुम सारे यहाँ पे कर सकते हो। सारी शेडर्स ऐड करने के बाद तुम्हें फाइनली लाइन लिखनी है जीएल लिंक प्रोग्राम। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा प्रोग्राम होगा फाइनली रेडी हो जाएगा। अब उस प्रोग्राम को जब भी तुम यूज करोगे और उस पर डेटा पास करोगे, तो वो उन सीरीज ऑफ शेडर्स के थ्रू पास होगा जो तुमने यहाँ पे अटैच किए थे। एक बार लिंक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जितने भी हमने मेमोरी एलोकेट की है उसको डी एलोकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल जीएल डिलीट शेडर लिखेंगे, और जो दो शेडर्स थे हमारे उनकी आईडी पास कर देंगे। इससे क्या होगा, मेमोरी डी एलोकेट हो जाएगी, क्योंकि एक बार हमने लिंक कर लिया उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड में मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और यहाँ यहाँ से हम उसको डी एलोकेट कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट था वो रेडी है। बस अब फाइनली हमें यहाँ पे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था रेंडर है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिखने हैं, और उसके बाद होपफुली हमारा ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे जितने भी डाउट्स है, जो भी डाउट है यहाँ तक के पार्ट पे, वो एक बार पूछ लो, और 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
किसी को कोई डाउट है या कुछ किसी और चीज से रिलेटेड है तो वो भी पूछ लो। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो सेशन, ऐसे सब चुप हो गए, क्लियर हो गई। अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो और आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इतना जो आपने कोड लिखा था फाइनली जाके अब एक ट्रायंगल रेंडर होने वाला है स्क्रीन पे। सो यहाँ तक क्लियर है तो एक बार लिख दो चैट बॉक्स पे। ओके, अभी जो हमारे दो फंक्शंस क्रिएट किए थे इन्हें हम कॉल करेंगे। कॉल करेंगे वाइल लूप से पहले। यहाँ पे कॉल करते हैं क्रिएट ट्रायंगल, इससे हमारा ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। सेकंड फंक्शन था क्रिएट एंड लिंक शेडर, जिसके 3 आर्गुमेंट थे। पहला था जो आईडी, शेडर प्रोग्राम आईडी। सेकंड लोकेशन, लोकेशन बेसिकली हमारी जो मेन फाइल होती है उससे रिलेटिव होती है। तुम यहाँ पे अगर क्लिक करोगे सॉल्यूशन विंडो पे, ओपन फोल्डर पे जाओगे, ये तुम्हारे शेडर्स हैं, ये इस मेन फाइल से रिलेटिव होते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना दूंगा शेडर्स करके, उन दोनों को यहाँ पे पेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शेडर स्लैश शेडर डॉट वर्ट शेडर स्लैश शेडर डॉट फ्रैग। ये तुम्हारी फाइल लोकेशन हो गई शेडर्स की। नॉर्मली अगर तुम्हारी सेम फोल्डर में है, जिस फोल्डर में तुम्हारी मेन फाइल है, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। वरना अगर तुम किसी और फोल्डर में ऑर्गेनाइज करना चाहते हो अपना प्रोजेक्ट, तो तुम उसको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में डाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स। तो ऐसे मैंने यहाँ पे एक शेडर करके फोल्डर बना लिया, उसमें 2 शेडर्स डाल दिए। आई गेस कुछ एरर आ रहा है, एक सेकंड। और यहाँ पे ब्लैक बैक स्लैश डालना पड़ेगा। ओ सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया था, तो आएगा जब सही है। ठीक है, तो ये 2 फंक्शंस थे, उनको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। इसके बाद अब फाइनली यहाँ पे हम रेंडरिंग करेंगे। रेंडरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक सीन में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, उनको रेंडर करते हैं। मान लो एक सीन में 10 मॉडल्स हैं। पहले मॉडल को मैं दूसरे पाइपलाइन के थ्रू रेंडर करना चाह रहा हूँ, दूसरे मॉडल को किसी दूसरे पाइपलाइन के थ्रू। तो पहले मुझे बताना होगा कि मैं कौन सा शेडर प्रोग्राम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि शेडर प्रोग्राम में क्या होता है, सारे शेडर्स को लाइक कंसिस्ट करता है। और एक शेडर प्रोग्राम में सीरीज ऑफ शेडर्स होते हैं। तो मैं अगर चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर मॉडल को किसी एक पर्टिकुलर शेडर प्रोग्राम की तरह रेंडर करूं, और किसी एक पर्टिकुलर को किसी दूसरे पे, रीजन काफी बेसिक हो सकता है। तुम एक शेडर बनाओगे जो एक मॉडल को काफी अलग तरीके से दिखाएगा, एक शेडर बनाओगे जो काफी अलग तरीके से दिखाएगा, वो तुम्हारे ऊपर होता है। आगे देखेंगे उसको भी। पहले हमें प्रोग्राम को यूज करना है, उसके उसके लिए हम लिखेंगे जीएल यूज प्रोग्राम, और जो तुम्हारा प्रोग्राम था उसकी आईडी पास कर देंगे, शेडर प्रोग्राम आईडी। इससे प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया। उसके बाद जो हमने वीएओ बनाया था, अब शेडर प्रोग्राम को तो एक्टिवेट कर लिया, अब बताना भी तो है कि हमें कौन सा मॉडल रेंडर करना है। तो हर एक मॉडल में मैंने बताया था, सबसे जो टॉप चीज होती है वो होता है उसका वीएओ। वीएओ ही पूरे मॉडल को डिफाइन करता है। तो हमें अब बताना पड़ेगा कि हम कौन सा वीएओ यूज करने वाले हैं। उसके लिए हम कोड लिखेंगे जीएल बाइंड वर्टेक्स एरे।
यहाँ पे जो VAO था हमने जो बनाया था उसको पास कर देंगे। अब जो कमांड होएगा वो है GL ड्रॉ एरेस। यहाँ पे हम सबसे पहले बताएंगे कि हम जो 3 पॉइंट्स हैं उनको हम कैसे रेंडर करना चाह रहे हैं। कैसे का मतलब क्या है, कौन से प्रिमिटिव में। प्रिमिटिव क्या होते हैं, पॉइंट्स, लाइन, ट्राइंगल्स, ये बेसिकली 3 प्रिमिटिव होते हैं। इनको यूज करके तुम्हारा पूरा ग्राफिक सीन बनता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 3 पॉइंट सिर्फ सिंपली पॉइंट्स की तरह डिस्प्ले हो तो वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि उन 3 पॉइंट्स के बीच एक लाइन लूप बन जाए जैसे वायर फ्रेम होता है, वो भी कर सकता हूँ। और तीसरा ट्राइंगल तो है ही। तो अभी यहाँ पे हम ट्राइंगल्स ड्रॉ करना चाह रहे तो लिखेंगे GL ट्राइंगल, ये हमारा प्रिमिटिव टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट चीज होगी तुम्हारा साइज ऑफ एरे। और पहला जो तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स और उसके बाद साइज, कितने वर्टिसेस हैं। 3 वर्टिसेस हैं। अगर यहाँ पे तो कोई तुम्हारा मॉडल होता तो उस पूरे मॉडल में कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम को यूज किया था, उसके बाद एक वर्टेक्स एरे को बाइंड किया था। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा मॉडल, कुछ दूसरी शेप अगर रेंडर करना चाहूंगा तो पहले मैं इस वर्टेक्स एरे को अनबाइंड करूंगा, फिर उसके वर्टेक्स एरे को बाइंड करूंगा। पहले अनबाइंड करेंगे, GL बाइंड वर्टेक्स एरे 0, इससे अनबाइंड हो जाएगा। और सेम जो हमने प्रोग्राम को यूज किया तो उसे अनयूज करेंगे, GL यूज प्रोग्राम, इसमें भी 0 पास कर देंगे। तो किया क्या है, पहले प्रोग्राम को यूज किया है, VAO को बाइंड किया है, उसके बाद इसको बोलते हैं ड्रॉ कॉल। इसके बाद अनबाइंडिंग, उसके बाद अनयूज। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ और मॉडल रेंडर करने तो वापस से तुम क्या करोगे, उस पर्टिकुलर मॉडल को किस प्रोग्राम के तो रेंडर करने वालोगे उसको यूज करोगे, उस मॉडल का VAO को बाइंड करोगे, फिर एक दूसरी ड्रॉ कॉल होगी, उसके बाद उनमें अनबाइंड करोगे। ये कंप्लीट कोड था ट्राइंगल को रेंडर करने के लिए। अब इसको फाइनली रन करके देखते हैं और होपफुली एक ट्राइंगल में डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे। ये देख सकते हो तुम। इस एक बार ट्रांसपेरेंसी हटा लेता हूँ मैं स्क्रीन की, यहाँ से जो 0 करी थी इसको बंद कर देता हूँ। सो फाइनली इतने सारे स्टेप्स के बाद हमने एक ट्राइंगल को रेंडर कर लिया है स्क्रीन में। सो पहले तो यहाँ तक जिनको भी समझ में नहीं आया है एक बार पूछ लो। उसके बाद अब जो मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी थी बीच बीच में समझाने को वो समझाऊंगा, क्योंकि एक बार हमने ट्राइंगल वो कर लिया, रेंडर कर लिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसकी साइज चेंज करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। वो कलर और साइज तो तुम्हारी शेडर्स के थ्रू, अब शेडर्स का जो एक्चुअल यूज होता है वो तुम समझोगे। अब तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत और किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। ओके, सो अब इस जो ट्राइंगल हमने रेंडर किया था इसकी साइज को चेंज करते हैं। साइज को चेंज करने के लिए सिंपली हम वर्टेक्स शेडर पे जाएंगे। यहाँ पे हर एक कोऑर्डिनेट को एक सी पर्टिकुलर वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अगर मैं आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तुम देखना क्या होगा। अभी एक साइड थोड़ी लार्ज हो जाएगी। इसको पहले सेव कर लेता हूँ। तुम सिंपली इसको लिखने से अच्छा यहाँ पे सिंपली पोजीशन भी पास कर सकते हो। ये उसको भी एज अ कन्वर्ट कर देगा वैक 4 में, क्योंकि वैक 4 एक ओवरलोडेड फंक्शन है। इसमें तुम 4 आर्गुमेंट पास कर सकते हो, एक वैक 3 पास करके जो लास्ट आर्गुमेंट है वो पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल करने के लिए यहाँ पे पोजीशन एज अ पूरा वेक्टर 3 पास कर देता हूँ और इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं।
आई गेस कुछ प्रॉब्लम है। एक बार मैं डीबग करता हूँ थोड़ा सा। हम्म सो दिक्कत क्या हुई थी? क्योंकि मैंने प्रोग्राम में तो यहाँ पे क्रिएट किया था, बट मैंने उनको दूसरे फ़ोल्डर में डाल दिया था, उससे डुप्लीकेसी हो गई थी, इस वज़ह से दिक्कत आ रही थी। बाकी अब वो ठीक हो चुका है। तो तुमने देखा यहाँ पे इस पूरे पोज़ीशन वेक्टर को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारी ट्रायंगल की साइज़ छोटी हो गई। इसको तुम 1 से बड़ी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रायंगल की साइज़ बड़ी हो जाएगी, पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है ये। यहाँ से हम एक बार विंडो साइज़ जो हमारी थी, उसको थोड़ी-सी लार्ज कर लेते हैं। हुँ। तुम्हारा ट्रायंगल और छोटा हो गया। तो यहाँ से बेसिकली तुम्हारी जो अ, वर्टेक्स होती है, उनको ट्रांसफ़ॉर्म किया जाता है। आगे की वर्कशॉप से हम देखेंगे, इस ट्रायंगल को मूव करा सकते हैं, इसको रोटेट करा सकते हैं, वो सारा सब कुछ यहाँ से ही होता है। तो वर्टेक्स शेडर का एक बेसिक बेसिक तुम्हें लाइक यूज़ समझ में आ गया होगा कि जो पूरी वर्टिसेस होती है, उसको ये मैनिपुलेट कर सकता है, उन्हें चेंज कर सकता है, उन्हें ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। सेकंड था हमारा फ्रैगमेंट शेडर। फ्रैगमेंट शेडर में मैंने यहाँ पे कलर डाला था व्हाइट। इसको चेंज करते हैं अब। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँगा, तो देखो ये हो गया तुम्हारा ब्लू, स्काई ब्लू कलर। यहाँ पे तुम अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ये ऑरेंज हो जाएगा। येलो हो गया। अपने हिसाब से सेट कर सकते हो तुम, जो भी तुम्हारे आरजीबी वैल्यूज होगी। सो फाइनली यहाँ तक था जो हमारी वर्कशॉप के पहले 2 दिन का जो टास्क था, वो था एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना। ओपनजीएल बेसिकली क्या होता है, उसे समझना, और एक ट्रायंगल को एकदम स्क्रैच से, ऐसे बेसिकली एक ट्रायंगल एकदम स्क्रैच से तुम्हारा रेंडर हुआ है स्क्रीन पे, और इतने सारे तुम्हारे स्टेप्स यूज़ हुए हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि एक ट्रायंगल को अगर रेंडर करने के लिए इतना सारा कोड लिखना पड़ेगा, इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझनी होगी, तो एक बड़े मॉडल को एक गेम बनाने के लिए लाइक कितना कुछ करना पड़ेगा, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं है। सिंपली क्या है, इस एरे के अंदर, अब इस एरे के अंदर तुम 3 वर्टेक्स डालिए, तुम इसमें मिलियंस ऑफ वर्टेक्स डाल दो, पूरे कोड में कुछ चेंज नहीं करना होगा। यहाँ पे चाहे वो मैं भी करके बताऊँगा, चेंज होएगा तो यहाँ पे ड्रॉ कॉल में नंबर ऑफ वर्टिसेस चेंज होएगा। बाकी ये जो कोड रहेगा वो सेम रहेगा। तो बेसिकली अब इस एरे में तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वर्टेक्स डिफाइन करो, उसको डालो, और ड्रॉ कॉल में वहाँ पे उसका काउंट चेंज कर दो, तो वो प्रिंट हो जाएगी, जो रेंडर हो जाएगी। सो हम एक अभी हमने ट्रायंगल वो किया था रेंडर, अब एक स्क्वायर रेंडर करते हैं। स्क्वायर के लिए मैंने पहले से ही
वर्टेक्सेस को वर्टेक्स डाटा ले रखा है स्क्वायर का। बेसिकली स्क्वायर में होता क्या, तुम सोचोगे कि स्क्वायर में तो 4 वर्टेक्स होती है, तो मैंने यहाँ पे 6 क्यों ले रखी है? यहाँ पे तुम्हें 3 के सेट का 2 डेटा दिख रहा होगा। अब स्क्वायर में तो बेसिकली 4 वर्टेक्स होती है, मैंने 6 क्यों ले रखी है? बात ये है, जो भी तुम्हारा मॉडल होता है, जो भी तुम्हारी शेप होती है, वो ट्रायंगल से मिलके ही बनानी है तुम्हें। तुम ऐसे नहीं कर सकते, बिना ट्रायंगल्स के नहीं बना सकते, क्योंकि 3 बेसिक प्रिमिटिव हैं। पॉइंट्स हो गया, लाइन हो गया और ट्रायंगल हो गया। उसके अलावा तुम किसी और चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। दुनिया में जितनी भी शेप्स हैं, सारी ट्रायंगल्स को यूज़ कर से बन सकती है। जितने भी मॉडल्स होते हैं, सारे ट्रायंगल्स को यूज़ करके बनते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा स्क्वायर है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 ट्रायंगल्स में, ऐसे। इसमें कि 2 कॉमन वर्टिसेस होंगी। तो हमारे पास 1, 2, 3 ये पहले ट्रायंगल के लिए, और दूसरे ट्रायंगल के लिए 4, 5 और 6, जिसमें ये 1 और 4 कॉमन है, 3 और 6 कॉमन है, जो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी। ये दोनों सेम है, और ये पहली वाली और दूसरी वाली सेम है। नीचे मुझे सिंपली क्या करना है, ड्रॉ कॉल में नंबर ऑफ वर्टिसेस चेंज करनी है, और ये हमारा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो भी तुम समझो, वो यहाँ पे रेंडर हो चुका है। तो ऐसे ही करके जो तुम्हारी बेसिक 2D शेप्स होती है, वो इसी तरह से रेंडर होती है। सेम 3D के लिए भी हमने अभी यहाँ पे जो पी वर्टेक्स डिफाइन की है, उसका जो जेड कोऑर्डिनेट है, वो 0, 0 कर रखा है। कुछ कुछ में 1 है, बट बेसिकली हमने इसको अभी हम 2D शेप वो कर रहे हैं रेंडर। 3D शेप के लिए अभी हम कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या होगी, वो तुम व्यू कर नहीं पाओगे, वो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली 3D शेप है या नहीं है। उसके लिए हमें हमारा कैमरा बनाना पड़ेगा ओपन में। उस कैमरे को यूज करके तुम पूरे जो तुम्हारा वर्ल्ड होएगा उसको एक्सप्लोर कर पाओगे। कैमरे को मूव करके तुम देख पाओगे एक्चुअली शेप कैसी बन रही है तुम्हारी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो लाइक बेसिकली समझ में आ गया होगा कि ओपन सिंपली करता क्या है, और जो तुम्हारा इतने सारा जो प्रोसेसेस होते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और सारे प्रोसेसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। और इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली तुम्हारा एक ट्रायंगल या एक 2D शेप रेंडर होती है स्क्रीन पर। एक्चुअली में तुम्हारा जो गेम इंजन होता है, उसमें एक्चुअली में ये कोड लिखा होता है जो ये काम कर रहा होता है। तो मतलब बेसिकली ये ओपन में हमें स्टार्टिंग से मतलब सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, कोडिंग और सब कुछ खुद करना है। और ये तुम देख रहे यूनिटी हो और कि अनरियल इंजन जो होते हैं उसमें मतलब प्री लोडेड होते हैं सारे कोड्स। उसमें तो तुम्हारा रेंडरिंग वाला इंजन वाला पार्ट होता है, वो बना हुआ होता है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें शेप्स को, मॉडल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। बस उसका जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, वो एक्चुअली में काम कैसे कर रहे हैं, उसका जो बैकएंड है वो कैसे प्रोग्राम्ड हुए हैं, वो एक्चुअली में ग्राफिक्स एपीआई के थ्रू होता है। और उसके लिए इतने सारे स्टेप्स होते हैं। तो भाई ये काफी ज्यादा लो लेवल प्रोग्रामिंग है। लो लेवल का मतलब हम हार्डवेयर के एकदम करीब है। हाँ, और कोई डाउट? ओके, तो अभी के लिए इतना ही था। अभी कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ लो। आगे के लिए तुम्हें कुछ जानना है तो वो भी पूछ लो। आगे की वर्कशॉप्स के बारे में आई गेस तुम्हें बाद में पता लग जाएगा कब होंगी। आगे हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, वो भी एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। हम अब एक तीसरी लाइब्रेरी यूज करेंगे, ओपन मैथमेटिक्स लाइब्रेरी। उसको यूज करके हम इन जो शेप्स बनाई है, इनको ट्रांसलेट करेंगे, मूव करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे।
इनको रोटेट करेंगे, इनको मूव करेंगे, इनको स्केल अप, स्केल डाउन करेंगे। उसके बाद हम 3D शेप्स बनाएँगे। 3D शेप्स बनाने के बाद हम एक कैमरा ऐड करेंगे हमारे गेम इंजन में, जिसकी मदद से हम पूरे सीन को देख पाएँगे, एकदम जैसे एक्चुअली तुम्हारे गेम में होता है जब तुम व्यू कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें हम आगे वाली वर्कशॉप्स में करेंगे। अभी के लिए मैं तुम्हें 2-3 रिसोर्सेज़ बता देता हूँ, जहाँ से तुम ओपनजेएल को अच्छे से पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ से मैंने खुद पढ़ा था। अभी तक ये हमने एक बार देख लो हमने क्या-क्या कवर कर लिया है। ये 2 यूज़फुल रिसोर्सेज़ हैं। सबसे पहला learnopenGL.com। ये तुम्हारी एक वेबसाइट है जिसमें तुम अच्छे से जो मैंने भी बताया था, ये तुम्हारा जो अभी हमने प्रोग्राम बनाया है हेलो ट्रायंगल, तुम इसको वापस से यहाँ से एकदम पढ़ सकते हो। यहाँ पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन्ड है सारे फंक्शंस, सब कुछ उसका यूज़ क्या होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें एकदम एडवांस ओपनजेएल है। तुम्हारी लाइटनिंग वगैरह मॉडल कैसे ऐड करते हैं, लाइटिंग कैसे ऐड करते हैं सीन में। और जो सेकंड रिसोर्स है वो है यूट्यूब प्लेलिस्ट है। इसको भी तुम फॉलो कर सकते हो, उसमें भी सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। सर लिंक भेज देना इसकी। हाँ, मैं लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो किसी को डाउट कुछ आज की वर्कशॉप से रिलेटेड? या फिर अगर नहीं फीडबैक हो, तो कुछ बाकी फीडबैक भी बता सकते हो तुम। कैसा और था तुम्हें पेज, कैसा था और तुम सबको अभी तक इंटरेक्शन? बेसिकली क्या समझ में आया, थोड़ा-सा 5-10 मिनट का इंटरैक्टिव सेशन रख लेते हैं। तुम्हें खुद से तुम कुछ बताओ कि तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला? और आगे जिस चीज़ को इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में, वो आगे मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं बता दूँगा आराम से कि आगे तुम अगर तुमको खुद का गेम इंजन डेवलप करना है, जैसे मैंने खुद का बनाया था, तो उसके लिए तुम क्या-क्या करना चाहिए, तुम लोग क्या कर सकते हो। एक बार सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, चैट बॉक्स में लिख दो कैसा था, फीडबैक बता दो, जो कि आगे की वर्कशॉप्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होएगा और मेरे लिए खुद के लिए काफ़ी यूज़फुल होएगा। ऑल्सो अदर देन दिस वर्कशॉप आप आगे और वर्कशॉप चाह रहे हो गेम डेवलपमेंट हब के अंडर, वो थोड़ा बता दो ताकि हम उससे अरेंज कर पाए आगे की वर्कशॉप, बिकॉज ऑडियंस ओरिएंटेड रहे तो बेटर है। कोई स्पेसिफिक थिंग हाँ इस चीज पे करे आगे, या कोई टूर्नामेंट चाह रहे हो कि अच्छा चलो इसका टूर्नामेंट करा दो? किस चीज का टूर्नामेंट? किसी गेम पर टूर्नामेंट कराना हो, इंटरेस्टेड हो? करा दीजिए। क्या चाहिए? बोले गेमिंग कंपटीशन या ये कोडिंग वाला कह रहे हो? करा तो दे पर गेम तो बताओ, कराते आप लोग आते नहीं हो। दोनों करा सकते हैं, कोडिंग आप सीखो हम करवा देंगे, आप बता देना जब आप प्रिपेयर हो। बाकी आई शुड नॉट गिव अ टीजर और शुड आई गिव इट? ठीक, कोडिंग करना शुरू करो, कुछ आ रहा है तुम लोगों के लिए? ठीक है चलो, सेशन तो इतना ही था, बाकी कुछ भी डाउट्स हो, कुछ इंटरेक्ट करना तुम्हें हमसे, कॉलेज लाइफ, कॉलेज के बारे में कुछ क्वेरीज, टीचर्स। हम लोग से मिलना चाहते हो तो कल ओईटी के पास आ जाना 1 बजे। आओ आओ। तुम लोग पे साहिल का या मेरा या किसी का कांटेक्ट नंबर तो होगा, मैं कांटेक्ट कर लेना। हम लोग कल 1 बजे ओईटी पे मिलेंगे, आ जाना तुम भी। ओके सर।
सर एक चीज में डाउट है कि हाँ, जैसे बताओ। अभी कोडिंग जो आपने दिखाया था इसमें, ये अगर मैं कोडिंग चाहूँ तो उसमें कर सकता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में या स्टूडियो? विजुअल स्टूडियो कोड में तुम उस कोड को चेंज कर सकते हो, बट फाइनली तुम उस कोड को तुम्हें विजुअल स्टूडियो में ही रन करना होगा। मतलब विजुअल स्टूडियो कोड को तुम यूज करके ये प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा अलग अलग चीजें होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, लिंकिंग कैसे करते हैं एडिशनल लाइब्रेरीज की। तो ओके ये मतलब विजुअल स्टूडियो कोड में पॉसिबल नहीं होगा। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लो, उसमें ही हो पाएगा। ओके ओके। अच्छा आगे फिर अगर आगे अगर कोड चाहिए भी तुम्हें, तो मुझे एक बार पूछ लेना, मैं तुम्हें कोड भी भेज दूंगा पूरा। अच्छा ठीक है। नहीं अगर फिर मैं विजुअल स्टूडियो में काम करता हूँ तो उसमें जैसे अभी मैं विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास है, उसमें मैं थोड़ा बहुत पाइथन सीख रहा हूँ, तो उसमें पाइथन का यूज हो रहा है। तो सिर्फ विजुअल स्टूडियो में भी पाइथन बाकी लैंग्वेजेस भी कर सकते हैं? विजुअल स्टूडियो में बेसिकली सी शार्प होती है, सी प्लस प्लस होती है, और थोड़ा तुम्हारा वेब डी का होता है, AWS और ये सारी चीजें। अच्छा ठीक। पाइथन के लिए नहीं होता, पाइथन कर सकते हैं, ऐसा नहीं विजुअल स्टूडियो में पाइथन कर नहीं सकते, बट मेनली यूज होता है सी शार्प और सी प्लस प्लस में।